हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस आया हूँ और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से क्लास 11 की फिज़िक्स के सारे चैप्टर के टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा और कंप्लीट करूँगा, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, और नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊँगा। तो आज मैं आपको क्लास 11 का चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम भी लिखा है स्केलर एंड वेक्टर प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। ओके, आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा है और क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा रिमाइंड हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको पता होगा जो स्केलर क्वांटिटीज होता है उसके पास क्या होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब आपको ये समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। ओके, तो आप ये देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एनी नंबर जिसके पास कोई क्वांटिटी हो, जैसे कि नंबर हुआ 4, 3, 5, 6, ये नंबर है। और नंबर मतलब क्या होता है, क्वांटिटीज है, ये नंबर की क्वांटिटीज है। तो ये सब क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। इनमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वांटिटीज का नाम बताऊं फिजिक्स में, तो आप भी कह सकते हो कि जो मास होता है, ठीक है, मैंने कहा 4 kg मास है, ठीक है। तो 4 kg क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक क्वांटिटीज है जो मास की है, तो डेट इज स्केलर क्वांटिटीज। मैं आपसे कह दूं लेंथ, मैंने कहा 4 मीटर, तो डेट इज क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैं आपसे कह दूं वॉल्यूम, मैंने कहा 1 मीटर क्यूब, मैं लिख दूं 1 मीटर क्यूब, या लिख दूं 2 मीटर क्यूब। तो डेट इज क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, ये 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, डेट इज मैग्नीट्यूड। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, जितनी भी चीज मेजरमेंट वाली चीज होती है, यानी कि नापने तौलने वाली चीज होती है, वो सब कैसा होता है, स्केलर होता है। उनके पास क्या होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आप मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो और आपने कहा कि मुझे 4 kg शुगर दे दीजिए, तो आप क्या बोलते हो, 4 kg बोलते हो ना। आप उससे क्वांटिटीज मांगते हो, नॉट अ डायरेक्शन। आप कहते हो 4 kg में शुगर दे दीजिए, आपको क्या करते हैं, आपको वो तौल के दे देते हैं। तो जितनी भी मेजरमेंट चीज होती है, नापने तौलने चीज होती है, सब कैसी होती है, स्केलर होती है, क्योंकि उनमें क्वांटिटीज होती है, मात्रा होती है, उनमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि कार्य, वर्क कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर है। क्यों, एनर्जी स्पेंड होती है, खर्च होती है, उसकी मेजरमेंट होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क को किसमें करते हैं, मेजरमेंट करते हैं हम लोग, जूल में। किसमें करते हैं, जूल में करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसके बाद एनी नंबर जिसके हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वही होती है स्केलर क्वांटिटीज। ये आपको सब पता है, क्लास 9th या 10th आपने पढ़ा हुआ है। ओके, यहाँ देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो
और डायरेक्शन भी हो। हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? आप बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ ये कोई बॉडी है एम मास की, ठीक है, आप इस पर एक फोर्स लगाओगे। हमने कहा उसकी वेलोसिटी समय पहले कितनी है? यू है। आपने फोर्स लगाया एफ, बॉडी ने मोशन किया, बॉडी यहाँ पर पहुँच गया वी वेग से। तो बताइए आप यहाँ पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे आपने फोर्स लगाया तो आपको तो ये पता है ना कि आप फोर्स किस दिशा में लगा रहे हो, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है वो आपको पता है ना, किस जो हम एक्शन लगा रहे हैं फोर्स का उस बॉडी पर किस डायरेक्शन लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई काम एक्शन हो या उसका फोर्स लगे तो जिसकी दिशा निश्चित होती है वो हमेशा वो क्वांटिटीज हमेशा वेक्टर होती है। उसी तरह फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाया जाता है जिस दिशा या डायरेक्शन सर्टन होती है, निश्चित होती है। ओके, तो हमने कहा अगर आपने लगाया 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का? 4 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये 4 न्यूटन क्या है? डेट इज मैग्नीट्यूड है। जिसका क्या है? ये मैग्नीट्यूड है जो बॉडी पर लग रहा है, मैग्नीट्यूड है। और जो फोर्स कहाँ लग रहा है? एक सर्टेन डायरेक्शन लग रहा है। अब मान लीजिए 4 न्यूटन कहाँ लगा? ईस्ट में लगा, जो आपको फील भी हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, आप जहाँ फोर्स लगाओगे आपको पता है फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, तो आप जहाँ लगाओगे उसकी डायरेक्शन हो गया और कितना उसका इफेक्ट है, कितना न्यूटन है? 4 न्यूटन, 2 न्यूटन। बात तो आपको आ रहा हो समझ में? ओके, तो डेट इज फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डेट इज मैग्नीट्यूड और डेट इज डायरेक्शन। ओके, अब इसी में देख लीजिए, अगर फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है पहले जो वेलोसिटी यू थी, इनिशियल यू है, फाइनल क्या है? वी है। तो आपको पता है जब वेलोसिटी चेंज होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक पूरे रास्ते, वो कैसे होगी? कांस्टेंट होगी। तो एक्सीलरेशन एक कैसा इसके पास भी डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। एम क्या होता है? किसी बॉडी का मास होता है। ए क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो ना F प्रोपोर्शनल ए। तो जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है या ना? आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक्सीलरेशन के पास भी क्या डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ओके, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या हो गया आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मैं आपसे कहूं वेलोसिटी, ये भी कैसे क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये यानी कि एक यूनिट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मीटर है कि जो मीटर किसमें? डिस्प्लेसमेंट में है। ओके, तो डेट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। पूरी डिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है और उसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है उसके पास डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए किसी चीज़ की डायरेक्शन अगर सर्टेन हो, आप कह दीजिए वेक्टर है, और किसी चीज़ की अगर डायरेक्शन सर्टेन ना हो, ढेर से डायरेक्शन हो, ठीक है, आपको नहीं दिख रही है, वो कैसा होगा? वो वेक्टर, वो स्केलर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन अगर सर्टेन ना हो, डायरेक्शन ढेर सारी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा ना आपको दिख रहा हो, तो आप भी समझ लीजिएगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? वो स्केलर। और जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, जो दिखता है हमें कि जिस पर वर्क होता है, वो क्वांटिटी सब वेक्टर में हो जाता है। अब ऐसे समझ लीजिए यहाँ से, तो आप ये भी समझ गए होंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए।
अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस, मैंने कहा आपसे डिस्टेंस, मैंने कहा जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटीज होता है। कैसे? अब मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप कितने के, हमने कहा हम 4 मीटर गए ईस्ट गए, फिर हमने कहा हम कहाँ गए, साउथ गए 6 मीटर मान लीजिए साउथ गए, फिर हमने कहा हम कहाँ गए, फिर से ईस्ट गए, हमने कहा फिर 7 मीटर ईस्ट गए फिर हमने कहा हम कहाँ गए 8 मीटर, हम साउथ गए। अब बताइए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपको यहाँ से इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जाना है, लेकिन आपको डायरेक्शन आपको यहाँ से दिखेगी नहीं। तो डायरेक्शन कब दिखेगा? जब घूमेंगे और फिरेंगे तब आपको डायरेक्शन दिखेगा, और जब घूमेंगे फिरेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। बात समझ रहे हैं? डायरेक्शन हमेशा क्या चेंज होगा। तो पर्टिकुलरली आपको समझ में नहीं आया कि डायरेक्शन चेंज होना कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप यहाँ खड़े हो गए, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक चले गए, डेट इज अगर मैं इसको ऐड करूँ 4 6 7 8, अगर मैं ऐड करूँगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 10, कितना हुआ 17, कितना हुआ 78, कितना होता है 4 से कितना हुआ 10 हुआ, और 7 से कितना हुआ 17 हुआ, और 78 कितना हुआ 24 हुआ। ओके, तो अब इसके पास क्या हुआ, पूरी डिस्टेंस है बस मेरा, और डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर इसमें मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, क्या डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो खुद सोचिए आप कि मैं यहाँ चलना स्टार्ट करूँ और मैं कितना गया 4 मीटर ईस्ट गया, डेट इज पूरी डिस्टेंस का एक छोटा सा क्या एक पार्ट है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, जो क्लास 11 के आपके सिलेबस में आगे दिया हुआ। अभी तक आप क्लास 9 10 पढ़ते थे कि स्केलर और वेक्टर बारे में पढ़ते थे, तो ये बेसिक था जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो देखिए अब बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर, तो वेक्टर को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको किस तरह रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर क्या होता है, हमने कहा कोई ये अल्फाबेट है, ठीक है, अगर आप इसको क्या इस पर क्या लगा दीजिए, इस पर डायरेक्शन लगा दीजिए, तो आप क्या बताओगे, किसी अल्फाबेट के ऊपर आप डायरेक्शन शो कर दोगे तो ये बताएगा कि दैट इज वेक्टर। जो ये एलिमेंट है इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, और यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और एरो से क्या है, डायरेक्शन है, एरो से क्या डायरेक्शन है, तो उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है इसके पास, तो दैट इज वेक्टर। मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसे लिख दूं, ए लिख दूं, और मैंने कहा इसके पास इसकी वैल्यू कितनी है 4 यूनिट। अब मैंने ऊपर क्या एक एरो नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज
इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं इसी ए एलिमेंट को मैं कहाँ लिख दूं, मॉड में, या इसी ए वेक्टर को कहाँ लिख दूं मैं, मॉड लिख दूं, तो कहने के बाद किसी वेक्टर का मॉड लिखेंगे, ठीक है, और मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 यूनिट, तो किसी वेक्टर का मॉड लिखेंगे तो ये मॉड का मतलब क्या होता है, इसका हम नाम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका नाम बोलेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का आप उसमें क्या लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए, ठीक है, हमने कहा मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाने से उसका मतलब ही होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर होता है, बस मेरा, क्योंकि उसमें मॉड लग गया है, मॉड का मतलब ये होता है कि हमें से क्या देगा रिजल्ट, वो नंबर ही देगा। हमारी बताएंगे कैसे मॉड की वैल्यू डिफाइन की जाती है। ओके, तो ये वेक्टर का किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं, रफ कर दें इसको। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनका डिफिनेशन लिखना है और उनका एग्जाम्पल भी आपको समझाना है। ओके, तो देखिए मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, वेक्टर, जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये सारी वेक्टर की फॉर्म है जिसका हम डिफिनेशन आपको लिखवाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे उसका, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। आप इसमें शॉर्ट ले लीजिए, ये वेक्टर के टाइप्स हैं। ओके, ले लीजिए, हम इसको रफ करते हैं और बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला लिखते हैं हम क्या, इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये नाम लग रहा है कि ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें बोलेंगे क्या, इक्वल वेक्टर। एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कहूं
कोई ए वेक्टर है जिसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और कोई बी वेक्टर है जिसकी स्पीड भी कितनी है ए वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड है हमने कहा है ईस्ट में है, और कोई बी वेक्टर है उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी कैसा है वो ईस्ट में है। तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए इक्वल वेक्टर नहीं हो गए, आप ऐसे कह लीजिएगा। देखिए ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उन्हें क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो आप भी समझ गए होंगे, तो हम इसको लिखवाते हैं डिफरेंशियल आपको। तो एग्जांपल आपको यहाँ पर हम फिर से आपको बता देंगे। ओके, तो लिखिए when two vectors have same magnitude मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। When two vectors have same magnitude as well as same direction are known as equal vector। एग्जाम्पल आप लीजिए यहाँ पर कि ए वेक्टर है 4 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, और किधर चल रहा है वो ईस्ट में, और बी वेक्टर है उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर उसका ईस्ट में है। तो आप ऐसे बना लीजिए, ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, और हमेशा ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, आप इक्वल भी कह सकते हैं, उसको पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, और इनके बीच हमेशा जो थीटा होगा कितना होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में ये होता है जिसके दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसका डायरेक्शन भी सेम हो, दैट इज इक्वल वेक्टर, और इन दोनों बीच इक्वल वेक्टर होता है। ठीक है, इस तरह से वो पैरेलल की फॉर्म में भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसका एक भी सेकंड कितना होगा वो 0 डिग्री आप हम लिखते हैं। ओके, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हम लिखता हूँ क्या अनइक्वल वेक्टर, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर अनइक्वल वेक्टर की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है। अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, when two vectors have same magnitude but direction are not same known as unequal vector। तो अनइक्वल मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन उनका सेम ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। अरे नाम लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन उसका सेम ना हो, उसको क्या बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। लिखा भी मैंने when two vectors have same magnitude but direction are not same known as unequal vector। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैं आपसे कहूं कि देखिए कोई वेक्टर है, हमने कहा 6 मीटर पर सेकेंड, वो कहाँ चल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो ईस्ट में जा रहा है, आप ये वेक्टर मान लीजिए। और कोई बी वेक्टर है, ठीक है, वो भी कहाँ जा रहा है, स्पीड कितनी है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड है, पर कैसे जा रहा है वो साउथ में है, उसकी दिशा कैसी है साउथ में। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है उसकी डिफरेंट है, तो आपसे क्या बोलोगे अनइक्वल वेक्टर आप उसे बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसको रफ करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर
डिफिनेशन लिख दिया है पैरेलल वेक्टर की कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल है जब बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर हैं जो पैरेलल में है और पैरेलल में कम हो गए जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब ही होता है उसकी डायरेक्शन तो सेम हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं एक। मैंने कहा ये कोई वेक्टर है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या है वीडियो बनाते समय बाहर से कुछ आवाज़ें आ जा रही है तो मुझे कुछ फिर वीडियो रोकना पड़ जा रहा है कि ताकि वीडियो बनाते समय आवाज़ रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, तो आगे देखिए कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। आपको पता है जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा ए वेक्टर है, उसके पास डायरेक्शन भी ये इधर है और उसके बाद मैग्नीट्यूड भी कितना है, 4 मीटर है, और दूसरा वेक्टर है हमने कहा कितना है वो 2 मीटर है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है। इन्हें आप क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर बोलोगे। अगर पैरेलल वेक्टर है तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कह लीजिए कोई वेक्टर कितना दिया आपको, 5 मीटर साउथ है, और भी वेक्टर आपको मैंने कहा 3 मीटर साउथ वो जा रहा है। दोनों आपस कैसे हैं, पैरेलल है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन सेम है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है, दैट इज पैरेलल वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो क्या होगा, 0 डिग्री। तो आपसे ये कहा जाए कि पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, आप हमेशा क्या बोलेंगे, 0 डिग्री होता है। इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल भी कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मैं इसको रफ करता हूँ। आपने इक्वल वेक्टर भी आपको आपने पढ़ लिया, अनइक्वल भी पढ़ लिया आपने, और पैरेलल वेक्टर भी आपने पढ़ लिया। अब आप क्या पढ़ेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इसको डिफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं कब, दे डू नॉट मीट ईच अदर, जब वो एक दूसरे से वो मीट नहीं करेंगे, एंड पॉइंट टू अपोजिट डायरेक्शन, कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। अगर एक वेक्टर इधर जा रहा हो और दूसरा इधर जा रहा हो, उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। कभी कर सकते हैं, ये इधर ईस्ट में जा रहे हैं, ये वेस्ट में जा रहे हैं, तो कभी ये मीट कर नहीं सकते। ओके, इन्हें बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर ए इधर जा रहे हैं वेक्टर और बी इधर जा रहे हैं वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है, कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ए इधर जा रहा है, इस पॉइंट से बी इधर जा रहे हैं, तो इनके बीच कितना डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री। तो आपसे कोई पूछेगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल का फॉर्मेशन कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको हम क्या करते हैं, रफ हम कर देते हैं। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है,
मैंने डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है, आइए इसको समझते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं यदि इफ दे लाइन ऑन द सेम लाइन, इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। मतलब मैं आपसे कहूं ये वेक्टर है और इसका क्या है, ये वी वेक्टर है, तो ये सेम लाइन में है कि नहीं? सेम लाइन में। तो दो वेक्टर अगर सेम लाइन में होंगे तो उन्हें पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं आप 2 से 3 कर दीजिए तो सेम लाइन में हो गया। तो सेम लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहूं अगर सी वाला ए को अगर नहीं देख पाता है तो आप बोलोगे क्या है? वो कोलिनियर वेक्टर होगा। कि कोलिनियर का मतलब ही होता है एक स्ट्रेट लाइन जो सी वाला ए को देख ना पाए, अगर देख लेगा तो कोलिनियर नहीं होगा। तो कोलिनियर का मतलब ही होता है कि दो वेक्टर या 3 वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, उन्हें कोलिनियर कहते हैं। आप इन्हें इधर से भी बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस भी है, पैरेलल लाइंस भी है, उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है कि किसी प्लेन में दो वेक्टर आसानी से अलाइ हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कॉपी है ये, जी कोई प्लेन है, ये वो प्लेन है, और इस प्लेन में अगर मैं दो वेक्टर अगर ऐसे रख दूं, 1 सेकेंड, जी को प्लेन है, इस प्लेन में अगर दो वेक्टर को मैं अगर ऐसे रख दूं तो बताइए दोनों वेक्टर इस प्लेन के अंदर है या नहीं है? आप बोलोगे है। आप चाहे ऐसे रख दीजिए, ऐसे करके, तो भी आप कहेंगे इस प्लेन के अंदर है। चाहे आप ऐसे भी रख दीजिए तो भी कहेंगे इस प्लेन के अंदर है या ना? तो कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं किसी प्लेन के अंदर दो वेक्टर तो हमेशा लाई करेंगे। अगर आप 3 वेक्टर रखना चाहें, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 सेकेंड, मान लीजिए ये प्लेन है, अगर इस प्लेन में अगर आपने 3 वेक्टर को आपने कैसे रखा? ऐसे मान लीजिए, ऐसे कैसे आपने तीनों को ऐसे रख दिया, मान लीजिए कैसे रख दिया आपने? ऐसे। तो आप कैसे, आप कहेंगे ये लाई करेगा इस प्लेन में। अगर इस तीनों वेक्टर को अगर आपने इस तरह रख दिया, एक को ऐसे आपने रखना, आपने एक को ऐसे रखा और एक को ऐसे रखा और आपने एक को ऐसे रखा, तो ये तीनों वेक्टर तो लाई करेंगे, लेकिन थर्ड वाला लाई नहीं करेगा। तो कोप्लेनर वेक्टर में हमेशा 2 वेक्टर लाई तो करेगा और 3 कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, डिफिनेशन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कोप्लेनर वेक्टर आर द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में हमेशा वेक्टर लाई करने चाहिए। These are vectors which are parallel to the same plane. We can always find in a plane any two random. तो कहने मतलब क्या है कि दो वेक्टर हमेशा किसी प्लेन में हमेशा लाई करेंगे और 3 कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। हमने कहा x y, ये z क्या है? ये प्लेन है। आपने 2 वेक्टर ऐसे रख दीजिए, ये ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी अलाई करेगा। आप
एग्जाम्पल इसको देखिए, एक्स है, वाई है और ये जेड है। आप दो वेक्टर को ऐसे रख दीजिए, तो भी क्या करेगा, ये लाइक करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल करेगा। अगर आपने ऐसे मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड, अगर आपने ऐसे रखा है तीन वेक्टर को, तो भी लाइक करेगा, तो भी लाइक करेगा। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको रफ करते हैं, अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ, इसको रफ करता हूँ, एक्स वाई एंड जेड, एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे है। एक्स ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, ये आप सी वेक्टर है। तो ये कभी इसका लाई, और जो ये जो सी वेक्टर है ना, ये हमने दिखाया ऐसे, ये ऐसे नहीं, कैसे ये हमने ऐसे रखा है, बस यार ये ऐसे है। तो ये दो, ये लाई कर सकता है, या लाई से लाई नहीं तो बाहर निकल जाएगा ना, ये लाई नहीं करेगा। तो को प्लेनर वेक्टर हमेशा दो वेक्टर ऑलवेज लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तीन वेक्टर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ये पहला पहले दिखा था, इसमें रफ कर दिया था, पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा मैंने यहाँ बता दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, अब देखिए कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है। तो कॉनकरेंट वेक्टर का मतलब होता है, ये कोई बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मैं कहूँ, इसी बॉडी पर एक्शन ऑफ फोर्स इधर हो, F1, इसी बॉडी पर एक्शन फोर्स कहाँ हो, ऊपर, इसी बॉडी पर एक्शन फोर्स कहाँ हो, इधर। तो एक बॉडी पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर कहते हैं। ओके, ये मेनली फोर्स के लिए ये वेक्टर ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, एक ही वेक्टर, एक ही बॉडी पर फोर्स अलग डायरेक्शन में जो अप्लाई किया जाता है या लगता है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, कॉनकरेंट वेक्टर बोलते हैं। तो हमने यहाँ लिखा भी है, ए कॉनकरेंट वेक्टर्स सिस्टम इज ए सेट ऑफ टू एंड मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर अलग डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, मैं इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम रफ कर देते हैं इसको। अब हम लिखते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, एम मास का है, आपने इधर कितना लगाया फोर्स, 10 न्यूटन का, और आपने इधर फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन का। तो किसी बॉडी पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आया, जीरो आया, हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। ओके, अब लिखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेफिनेशन, जो भी मैंने समझाया था आपको, जीरो वेक्टर क्या होता है। डेफिनेशन पढ़िए यहाँ पर, डेफिनेशन देखिए, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वो जीरो के बराबर आ जाए। तो जीरो तब होगा जब इक्वल अपोजिट जब फोर्स लगेगा किसी बॉडी के ऊपर, इज नोन एज अ नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, नल वेक्टर इज प्रोड्यूस। हमेशा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, जीरो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए,
रिफ्रेश कर लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर, कोलिनियर और कॉनकरेंट वेक्टर, ड्यूअल वेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब क्या पढ़ाना है आपको? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आइए इसको समझते हैं। ठीक है, पहले समझाते हैं फिर लिखवाते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर, समझिए क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है आइए समझते हैं इसको पहले। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर की ये डायरेक्शन को बताने का काम करता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको हम डिफाइन हम कैसे करते हैं आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है और इस वेक्टर की मुझे डायरेक्शन को डिफाइन करना है। तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, जिसको हम ए से क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। यानी कि पूरी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट होता है, वो ये बताता है कि जो ए वेक्टर की डायरेक्शन वो किस साइड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? तो पूरी वेक्टर जो लेंथ होती है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, उससे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसे हम ए कैप से डिनोट करते हैं। आ रहा समझ में? तो आप यूनिट वेक्टर फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप तो ए यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको क्या शो करता है, क्योंकि जो वेक्टर होता है उसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। देखिए ए क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन है, ए कैप क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन है, और ये यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है और मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। तो आप कह नहीं सकते जो ए वेक्टर के पास क्या हो सकता है, उसके पास डायरेक्शन भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर समझा दिया है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इसकी आप डिफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, हम इसको रफ करते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल समझाया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसको देख लीजिए। ए यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है, जो मैंने अभी आपको बताया, इज अ वेक्टर, उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है, विथ मैग्नीट्यूड 1। तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 ऑलवेज होता है। तो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए कैप मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल वेक्टर ए, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो ए वेक्टर के पास क्या हो गया, दैट इज डायरेक्शन भी हो गया इसके पास और मैग्नीट्यूड भी हो गया, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो था जो इसमें लिखवाना बहुत ज़रूरी था और सबकी परिभाषा में लिखवाया, सबका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, क्योंकि एक वीडियो में मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है तो एक वीडियो में होना चाहिए था। तो ये मेरा पहला वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका जो वीडियो 2 आएगा इस वेक्टर चैप्टर का, ठीक है, उसमें भी हम वेक्टर की बात करेंगे कि वेक्टर एक
थोड़ा चैप्टर लॉन्ग चैप्टर है, इसमें टॉपिक है, हम एडिशन वेक्टर पढ़ेंगे, फिर पैरेलल शिफ्ट वेक्टर पढ़ेंगे, फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि कब दो वेक्टर बीच एंगल बनता है, कब नहीं बनता है, फिर हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे। तो बहुत से मेथड है जो हम आपको आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा।